So hello everyone and welcome to a very important video that you must watch before your exams. Literary theory बहुत ही बड़ा सेक्शन है एंड उसके अंदर आती हैं बहुत सारी थ्योरीज। आज के इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को लेके आई हूं जो हर थ्योरी के एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखेगा। आपको उनके राइटर्स के बारे में अभी चिंता न करके उन थ्योरीज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन थ्योरीज के किन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं, वो मैंने एक साथ रखे हैं एंड उन सभी थ्योरीज को लाइन बाय लाइन आपके सामने क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाएंगे आपको एक एक थ्योरी आपकी पूरी तरीके से क्लियर होती जाएगी। ये वीडियो आप लोग जरूर एंड तक देखें। एक एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यू आर गोइंग टू लव टुडेस वीडियो कि एक ही वीडियो के अंदर मुझे इतनी सारी थ्योरीज की नॉलेज एक ही बार में मिल गई। आपको जरूर से मेरी वन लाइनर सीरीज एंड मेरी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसको कंज्यूम करना है, बिकॉज आपके एग्जाम से पहले मैं आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रही हूँ थ्रू वन लाइनर्स ऑल्सो एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस ऑल्सो, जो आपके एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन करने में या प्रिपरेशन को बेटर बनाने में मदद करेगी। मेक श्योर आप मेरी सभी प्लेलिस्ट को चेक कर रहे हो एंड अच्छी तरीके से कंज्यूम कर रहे हो। आपको अगर मुझसे पढ़ना अच्छा एंड ईजी लगता है, बहुत ही कम टाइम में एंड ईजी तरीके से आप कठिन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हो, तो प्लीज डोंट वेट, आप मेरे पेड कोर्सेज को भी चेकआउट करें। यहाँ पे फ्री डेमो लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइडेड है, जिसको देख के परख के आप अपने आप को सेटिस्फाई करके इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। नीचे आपको लिंक दिए गए हैं। क्वेश्चंस लगाना बिल्कुल भी ना छोड़िए, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छा प्रिपेयर है, कभी कौन से सेक्शन में अभी और काम करने की आपको जरूरत है, ये आपको कोई और नहीं क्वेश्चंस ही बताएंगे। सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाइए एंड खुद से जज करिए कि आपकी प्रिपरेशन कहां जा रही है। डू बी अ पार्ट ऑफ माय व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों को फ्री में पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिल रही है। एक दिन में कई बार शेड्यूल्ड रहते हैं पूरे दिन के आपके पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जो एक ही टाइम पर बच्चों को मिलते रहते हैं एंड उनको मदद करते हैं उनकी प्रिपरेशन को बेटर बनाने में। सभी चीजों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं और इन सारी थ्योरीज को एक ही बार में कंज्यूम करते हैं। जनवरी 2017 में पूछा गया है आपसे लिटरेरी थ्योरी से एक क्वेश्चन विच सेज देयर आर 4 मॉडल्स रिलेटिंग लिटरेचर टू हिस्ट्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फॉर्मलिज्म। आप सभी लोग जानते होंगे कि फॉर्मलिज्म हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में आता है तो सबसे बच्चे तो पहले कंफ्यूज हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इसको आंसर तक पहुंचने में हमें टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फॉर्मलिज्म की थ्योरी को अच्छे से जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बनने वाला है। लेट मी शो यू। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं एंड किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आप अपने आप ही उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से उसको जोड़ लेंगे। मतलब कि अगर मैंने आपके सामने दो टेक्स्ट रखे, एक चौसर का रखा और एक टी.एस. इलियट के टेक्स्ट को रखा, तो उनके टेक्स्ट का जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, उसको पढ़ते ही आप पता लगा लेंगे कि एक 14th सेंचुरी में लिखा गया है और एक 20th सेंचुरी में लिखा गया है, क्योंकि दोनों के लिखावट में, बोलने में, उनके स्टाइल में फर्क है। तो ये बात तो सच है कि किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को देख के आप उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या फिर वो किस एज में लिखा गया है वो जरूर से हम लोग पता लगा लेते हैं। लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म हमारी लिटरेरी थ्योरी की एक ऐसी ब्रांच या फिर ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो कहती है कि हमें आपके लिटरेचर के आर्ट फॉर्म से मतलब है, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से मतलब नहीं है, उसकी बायोग्राफिकल डिटेल से मतलब नहीं है, वो किस सोसाइटल स्ट्रक्चर या किस सोसाइटल बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, क्या उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कल्चरल बैकग्राउंड है, इन सभी चीजों से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है आपके टेक्स्ट से, और टेक्स्ट के भी अंदर मोर स्पेसिफिकली रशियन फॉर्मलिस्ट जितने भी पीपल थे, आपके स्कॉलर्स थे, वो उस टेक्स्ट के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना ज्यादा पसंद करते थे कि आपके एक टेक्स्ट के अंदर क्या लिटरेरी डिवाइसेस, क्या फिगर्स ऑफ स्पीच, किस टेक्निक्स का यूज किया गया है, कौन सा स्ट्रक्चर इन्होंने लगाया है। मतलब कि एक टेक्स्ट की जितनी भी टेक्निकलिटीज होती है, रशियन फॉर्मलिस्ट इंटरेस्टेड थे सिर्फ और सिर्फ वो देखने में, एंड उनका सारा ध्यान इन सारी चीजों में था। बाकी ऑथर से उनका कोई मतलब नहीं था, उसकी बायोग्राफी, उसकी जीवन कथा से इनका कोई लेना देना नहीं था। तो अब आप जब जितने भी इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 1, जो कि कहता है कि लिटरेरी टेक्स्ट आर यूनिवर्सल एंड ट्रांसेंड हिस्ट्री।
The historical context of their production and reception has no bearing on the literary work which is aesthetically autonomous, having its own laws, being a world in itself. ये पॉइंट आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि लिटरेरी थ्योरी, फॉर्मलिस्ट लिटरेरी थ्योरी आपसे यही कह रही है कि एक टेक्स्ट अपने आप में ऑटोनॉमस है, वो अपने लिए काफी है, जो भी मीनिंग निकालना है टेक्स्ट के अंदर से निकालो, उसका उसके कल्चर, उसकी हिस्ट्री और उसकी फलाना ढिमकाना बातों से किसी भी चीज से मतलब नहीं है। तो आपके एग्जाम में रशियन फॉर्मलिज्म से जब भी क्वेश्चन आए तो आप इन कीवर्ड्स को ढूंढेंगे कि आपके फॉर्म, स्ट्रक्चर, टेक्स्ट एक ऑटोनॉमस एंटिटी के बारे में बात कर रहा होगा, कोई भी स्टेटमेंट, तो वो रशियन फॉर्मलिस्ट का पार्ट बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। 2016 में पूछा गया है आपसे लिटरेरी थ्योरी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरेटिकल मूवमेंट्स क्लेम्ड दैट द डिवाइस इज द ओनली हीरो ऑफ लिटरेचर। कौन सी ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो आपके लिटरेचर के अंदर आने वाले डिवाइसेस को हीरो मानती है लिटरेचर का। डिवाइसेस का मतलब हमारे जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसको हम लोग पोएट्री में या फिर अपने टेक्स्ट में यूज करते हैं, मेटाफर, मेटोनिमी, सिमिली, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन एंड सो मेनी मोर, इनको हीरो मानते हैं हमारे रशियन फॉर्मलिस्ट, जिनका ये मानना था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट एक ऐसा आर्ट फॉर्म होता है जो अपने आप में ऑटोटेलिक एंड ऑटोनॉमस होता है, उसको किसी बाहरी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे ट्रेडिशनल आपके लिटरेचर के अंदर ऑथर को बड़ी इंपॉर्टेंस मिली हुई थी, ऑथर ने किस हिस्टोरिकल टाइम पर इस वर्क को लिखा है, उसका अपना ऑटोबायोग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है, किस सोसाइटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है, क्या कल्चरल बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का। आपके रशियन फॉर्मुलिस्ट कहते हैं इन सभी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, टेक्स्ट के अंदर जो आपका फॉर्म है, फॉर्म माने कि जो लिटरेरी डिवाइसेस प्लस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, आप उसकी पढ़ाई करिए। आप अगर इन दोनों को पढ़ लेते हैं तो आप अपने आप ही उस टेक्स्ट को समझ जाएंगे एंड फिर आपको किसी बाहर की दुनिया या बाहर के किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने टेक्स्ट को समझने में। सो रशियन फॉर्मुलिस्ट आपके 1910 से 1920s में रशिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। ऑल दी स्कॉलर्स यूज्ड टू प्रपोज कि आपका टेक्स्ट एक ऑटोटेलिक एंड ऑटोनॉमस एक्टिविटी होता है, टेक्स्ट होता है जिसपे आपको अपना सारा फोकस डाल देना है, जिसके डिवाइसेस उसके हीरो होते हैं। एंड दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। आई होप दिस इज क्लियर। दिसंबर 2023 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन जो कि है न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी से। एक बड़ा सा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है जिसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा सही आंसर है। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या किसी भी लिटरेरी थ्योरी से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन आपको उस थ्योरी के 3-4 बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंटर्स याद आने चाहिए। हम लोग जब भी न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो इतना हम सबको पता है कि इस थ्योरी का कहना था कि हमें ऑथर के लाइफ से, उसकी बायोग्राफी से, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से या उसकी पर्सनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें ऑथर से मतलब नहीं है, हमें रीडर से मतलब नहीं है। दे आर फोकसिंग ऑन द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट के बारे में बात करें तो ये लोग पोएट्री के बारे में और पोएट्री की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, कैसे टाइप के लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते थे। न्यू क्रिटिसिज्म आपकी सब्जेक्टिव ना होके ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करती है, जहां पर किसी भी तरीके के बायसेस को आपके टेक्स्ट में थोपा नहीं जाता है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को लेके क्लियर हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में बन जाते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट इट। पॉइंट नंबर ए हमसे कहता है द न्यू मूवमेंट इन लिटरेचर पॉपुलराइज्ड क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। द एग्जैक्ट कीवर्ड दैट आई गेव यू कि न्यू क्रिटिसिज्म एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट या क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट के बारे में बात करती है। तो पॉइंट नंबर ए हमारा बिल्कुल सही बैठ जाता है। देन वी हैव पॉइंट नंबर बी। The leading critics of new criticism are Alan Tate, Robert Penverin, आरपी ब्लैकमोर एंड केनेथ वर्क। अब ये वाला जो पॉइंट है उसी बच्चे से सही बैठेगा जिसने न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर आने वाले सभी न्यू क्रिटिक्स को एक प्रॉपर लिस्ट में प्रिपेयर किया है एंड समझा है। अगर आपने इसको किया है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि हमारे एलन टेट, रॉबर्ट पैनवेरन एंड आरपी ब्लैकमोर आर द न्यू क्रिटिक्स। अब आपको इसी तरीके से यूजीसी नेट कंफ्यूज करेगा कि हो सकता है आपने केनेथ वर्क का नाम कभी भी नहीं पढ़ा हो एंड ये बहुत ही मेजरली न्यू क्रिटिसिज्म से अटैच नहीं भी है, एसोसिएटेड नहीं है। उसकी वजह से आपका ये पॉइंट गलत नहीं बन जाएगा क्योंकि बाकी जितने भी हमारे पॉइंट्स है या जो न्यू क्रिटिक्स है वो हमारे न्यू क्रिटिक्स का पार्ट है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए बिल्कुल सही बैठेगा। पॉइंट नंबर सी,
The critical approach is extensively used in the study of novels and plays. आपसे यहाँ पर बोला गया है इस पॉइंट में कि न्यू क्रिटिसिज्म अप्रोच को हम लोग ज्यादातर नॉवेल्स और प्लेस के टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। आई होप कि आप सब लोग ने न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ा है और समझा है कि आपका न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म थ्योरी पोएट्री और उसकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होती है। हालांकि ये लोग जॉनरास में इतना ज्यादा फर्क नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं पोएट्री को। तो पोएम को लेके आपके न्यू क्रिटिक्स एंड फॉर्मुलिस्ट बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं, इस बात को याद रखिएगा, जिसकी वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर डी, द क्रिटिकल अप्रोच ट्रेंड्स टू डिस्क्रेडिट हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर। बहुत ही आसान भाषा में आपको ये चीज कही गई है कि डिस्क्रेडिट किया है उन्होंने किसी भी तरीके के आपके पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल या किसी भी तरीके के कनेक्शन ऑफ द टेक्स्ट को। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठ जाता है और हमें ऑलरेडी एक आंसर मिल चुका है विच इज ए, बी एंड डी। हमारा फोर्थ पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन हम लोग ई ऑप्शन को भी जरूर से देखेंगे। जेसी रैंसम विच इज जॉन क्रो रैंसम ने पब्लिश की है एक बुक बाय द नेम ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, वेयर इन ही appreciates I.A. Richards, William Emerson and T.S. Eliot। अब ये भी एक बहुत ही घुमावदार टाइप का आपका पॉइंट है, जो आधा पॉइंट सही है एंड आधा पॉइंट गलत है। एंड यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो जेसी रैंसम है उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म बुक लिखी है जिसके अंदर उन्होंने इन राइटर्स को अप्रिशिएट किया है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। न्यू क्रिटिसिज्म नाम से ये एसोसिएटेड है, ये बुक भी इन्होंने लिखी है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने इन राइटर्स को अप्रिशिएट नहीं किया है। तो पॉइंट नंबर ई जो है वो गलत हो जाएगा एंड इसी के थ्रू हम लोग को अपना आंसर मिल जाता है ए, बी एंड डी विच इज पॉइंट नंबर 4। आई होप आपको इजिली समझ में आ गया होगा एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक दीज टाइप्स ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। October 2020 में you have been asked a multiple selection question from literary theory and to be specific structuralist theory से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें से ऐसा स्टेटमेंट करेक्टली बेसिक assumptions ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म को बताता है। तो आप सभी को पता होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो सिस्टम के बारे में बात करती है। सिस्टम के भी अंदर जो साइंस एंड सिग्निफिकेशन जो होता है उसके बारे में बात करती है, दैट इज द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड। आपने एक शब्द भी बोला तो उसका क्या मतलब निकलता है, एक प्रॉपर इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में आपका स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, डी एंड ई। हम लोग इसको देखेंगे कि क्यों ये इसका आंसर है। स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसर्न विद साइंस एंड सिग्निफिकेशंस, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म एक सिस्टम के बारे में बात करता है। एक शब्द का उसके आपके सिंबल से क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करता है। देन वी हैव डी, structuralism challenges the long standing belief that literature reflects a given reality। देखिए आप इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं A for apple इस तरीके से, तो A शब्द को सिग्निफाई करते हैं हम लोग एप्पल से। ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा जो साइन एंड सिग्निफिकेशन का केस है। लेकिन लिटरेचर हमारी रियलिटी नहीं है, वो इमिटेट जरूर करता है हमारे जीवन को। इस बात को आपके सभी स्ट्रक्चरलिस्ट चैलेंज भी करते थे और उसके बारे में बात भी करते हैं। इसी से ही कनेक्ट करता है आपका पॉइंट नंबर ई जो कि कहता है all signs are arbitrary but without them we cannot comprehend reality। आर्बिट्ररी का मतलब एक साइन का उसके सिंबल से कोई तय कनेक्शन नहीं है, ये तो हम लोग को बस पढ़ा दिया गया है तो हम लोग इस बात को कंज्यूम कर लेते हैं और उसको इसी तरीके से जानते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप लाल रंग को देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर तो अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाता है कि भैया मुझे रुक जाना है, स्टॉप। क्योंकि बचपन से हमारी किताबों में वो 3 बत्ती दिखाकर हमें पढ़ाया गया है कि रेड स्टैंड्स फॉर स्टॉप, फिर आपको ग्रीन आ जाए तो ऐसा करना है, येलो आ जाए तो ऐसा करना है। तो ये हमें सिखाया गया है। इमेजिन करिए कि हम लोग को ब्लू कलर की लाइट दिखाकर अगर बचपन से सिखाया जाता कि इसको देखते ही आपको ट्रैफिक सिग्नल पर स्टॉप हो जाना है, तो हम लोग उस तरीके से अपने आप को ढाल लेते एंड ब्लू कलर को देख के रुक जाते। तो कहने का मतलब उस लाल रंग की कोई भी रियलिटी नहीं रह जाती है। आपका सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच का जो कनेक्शन है वो आर्बिट्ररी है, कोई तय कनेक्शन नहीं है, वो बस हम लोग को पढ़ा दिया गया है। दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म इज ट्राइंग टू से। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
पॉइंट नंबर बी में कहा गया है अ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी कंसिडर्स ओनली वर्बल कन्वेंशंस। क्या भाई आपका स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ वर्बल कन्वेंशंस के बारे में बात करता है, रिटन कॉन्टेक्स्ट हो गए या बाकी जिस तरीके से आपके साइन एंड सिग्निफिकेशन काम करते हैं उनको क्या वो अपने अंदर नहीं लेगा? तो ये वाला पॉइंट आपका पूरी तरीके से गलत हो जाता है। सी ऑप्शन कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी स्टार्ट हुई जब जैक डेरिडा ने 20th सेंचुरी में लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा या उनके वर्क से स्टार्ट हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। जैक डेरिडा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के एक बहुत मेजर पर्सन है एंड स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी की शुरुआत होती है फर्डिनेंड डे सश्योर के वर्क से, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। बाकी डी एंड ई तो हम लोग के करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा एंड विद दिस आपको स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी का भी एक अच्छा आइडिया लगा होगा। जून 2023 में आपसे पूछा गया है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर दो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो सबसे पहले आपके असर्शन में आपसे पूछा जाता है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज अनथिंकेबल विदाउट स्ट्रक्चरलिज्म। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। आपने अगर लिटरेरी थ्योरी को पढ़ा है और समझा है तो आपको ये पता ही होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म के तुरंत बाद आती है आपकी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जो आपकी स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को ही चैलेंज एंड रिजेक्ट करने का काम करती है। अगर मैं आपको पोस्ट वॉर लिटरेचर या फिर पोस्ट वॉर टेक्स्ट के बारे में पढ़ाऊं तो मुझे वॉर के बारे में पहले पढ़ाना पड़ेगा। सेम गोज विद दिस पर्टिकुलर थ्योरी कि आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को स्ट्रक्चरलिज्म से अलग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी जो जो बोलने की कोशिश करती थी उसका ही एक बहुत ही ऑपोजिशन में आते हैं आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और बताते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म का जो मानना है वो बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है, नैरो है एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट उसी चीज के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आपको देने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट जो रीजन आपके सामने लिखा हुआ है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कंटिन्यूस स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रांगली ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड इट क्लोजली फॉलोज स्ट्रक्चरलिज्म इन इट्स बिलीव दैट लैंग्वेज इज नॉट द की टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, जहां पे बार बार कहा जा रहा है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कंटिन्यू करता है स्ट्रक्चरलिज्म के बिलीफ के बारे में, वो मानता है स्ट्रक्चरलिज्म जो भी लैंग्वेज के बारे में सोचता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आंसर होगा कि ए तो बिल्कुल करेक्ट है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं अगर आपने स्ट्रक्चरलिज्म को नहीं पढ़ा है। लेकिन आर वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एज अ थ्योरी बिल्कुल भी नहीं मानती थी आपके स्ट्रक्चरलिज्म के सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। उनका तो ये मानना था कि एक सिग्निफायर के मल्टीपल सिग्निफाइड, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो जाते हैं। तो जो भी हमारा कल्चर, हमारा एजुकेशन एंड हमारा समाज हमें जो दो सीमित बिंदु बताता है कि इसका मतलब यही होगा, बाइनरी ऑपोजिशंस होंगे, या तो रात होगी या तो दिन होगा, उसके इन्होंने कई सारे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आके दिखाया कि लिटरेचर के अंदर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी कई सारी मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग आपको दिखाती है, जो स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी को पूरी तरीके से गलत बताता है, रिजेक्ट करता है एंड चैलेंज करता है। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। October 2020 में you have been asked an extremely important and a very interesting question which says which of the following assumptions best expresses the position of post-structuralist criticism। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी आप सबको पता है कि चैलेंज करता है स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीफ ऑफ बाइनरी ऑपोजिशंस एंड फिक्स्ड मीनिंग्स। ये एक ऐसी थ्योरी है जो आपके दिमाग में, आपके सोसाइटी द्वारा बताए गए जितनी भी फिक्स्ड रियलिटीज या फिक्स्ड मीनिंग्स जो हम लोग के दिमाग में फिक्स कर दी गई हैं उन सभी को चैलेंज करने की कोशिश करता है। तो पॉइंट नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज अ कंस्ट्रक्ट। ये जो थ्योरी है सीधी सीधी बात ये कहती है कि आप जो कुछ भी अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी जानते हैं वो एक रियलिटी नहीं है, वो उस ऑब्जेक्ट, वो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की रियलिटी नहीं है, वो लैंग्वेज के द्वारा, कल्चर के द्वारा, हमारी सोसाइटी के द्वारा, हमारे एजुकेशन के द्वारा बनाई गई है एंड उसी को ही हम लोग रियलिटी मान लेते हैं। तो ये जो रियलिटी का कॉन्स्ट्रक्ट है ये अपने आप में ही एक एप्रीहेंशन है, एक ढोंग है, एक दिखावा है। आज की डेट में हम लोग अपनी भाषा में एक एप्पल को एप्पल के नाम से जानते हैं, लेकिन जापानीज या जापान जाकर आप एप्पल एप्पल बुलाओगे तो वो आपको एप्पल तो नहीं देने वाला है, क्योंकि उनके लिए एप्पल की उस ऑब्जेक्ट की रियलिटी जिससे वो उसको सिग्निफाई करते हैं, जानते हैं, वो कुछ और ही है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि एप्पल शब्द का
असल एप्पल से कोई लेना देना नहीं है। और यही आपके स्ट्रक्चरलिस्ट कहने की कोशिश करते थे कि भाई फिक्स्ड मीनिंग्स ही प्रॉपर तरीका होता है किसी भी चीज को जानने का, जिसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि हम जो कुछ भी अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं इट इज नॉट रियलिटी, वो बस कंस्ट्रक्ट की गई है हमारे समाज एंड हमारे एजुकेशन के द्वारा। तो आई होप दिस इज क्लियर। December 2021 में you have been asked an assertion reason question from the literary theory of postmodernism. Postmodernism एक ऐसी थ्योरी है जो एक एक्सटेंशन है आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी का, जो कहने की कोशिश करती है कि आपकी फ्लूइडिटी ऑफ मीनिंग्स होती हैं आपके लिटरेचर में, टेक्स्ट में एंड आपकी रियलिटी में। फिक्स्ड मीनिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है। देयर इज सब्जेक्टिविटी इन दिस एंटायर वर्ल्ड। एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं होती है। मेरे लिए ये काले रंग का कपड़ा इस दुनिया का सबसे सुंदर कलर हो सकता है, लेकिन आपके लिए काला रंग एक ऐसा कलर हो सकता है जिसको आप बिल्कुल भी ना पसंद करें, विच इज नोन एज सब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे असर्शन हम लोग से कहता है कि पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स, मतलब पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट में जो भी आपके नैरेटिव्स लिखे गए हैं वो फोकस करते हैं ऑन द इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सचुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आपके जितने भी पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट होते हैं वो बात करते हैं सब्जेक्टिविटी के बारे में एंड अनस्टेबल नेचर के बारे में। ये लोग कभी भी फिक्स्ड आइडेंटिटीज एंड फिक्स्ड मीनिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, विच इज ट्रू। पॉइंट नंबर रीजन आपका कहता है कि पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स एक्ट्स regard narratives and characters as tentative representation of writing and reality। tentative sheet आती है ना आपकी कि अभी वो पक्का नहीं है, वो टेम्पररी है। तो पोस्ट मॉडर्न जितने भी नैरेटिव्स होते हैं वो रिगार्ड करते हैं आपके कैरेक्टर्स को, उनके बातचीत करने के तरीके को, उनके बिहेवियरिज्म को एज टेंटेटिव, मतलब कि टेम्पररी। कुछ भी उसमें फिक्स्ड नहीं होता है, इंटरटेक्सचुअल होता है। मल्टीपल मीनिंग्स आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के डायलॉग का निकाल सकते हो, उसके मन में कुछ चल रहा है, उसकी रियलिटी कुछ और है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हम लोग इन सभी चीजों को देखते हैं, जहां पे कैरेक्टर्स हमेशा एक कंफ्यूजन और एक डिसइल्यूजनमेंट की स्टेट में ही रहते हैं, स्केप्टिकल रहते हैं ट्रुथ को लेके। एंड ये सब आपके पोस्ट मॉडर्न कल्चर या पोस्ट मॉडर्निज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपका आंसर हो जाता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको इस क्वेश्चन से पोस्ट मॉडर्न थ्योरी भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जून 2014 में यू हैव बीन आस्क्ड अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसको पढ़ते ही आप लोग बना लेंगे। असर्शन एंड रीजन में आपसे पूछा गया है, सबसे पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है टू गिव अ टेक्स्ट an author is to impose a limit on the text to furnish it with a final signified to close the writing। कहने का मतलब कि आप जब भी किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक ऑथर के इंटेंशन और एक ऑथर ने क्या सोचा होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जज करने लगते हो, तो आप उस टेक्स्ट को लिमिट कर रहे हो, सीमित कर रहे हो, नैरो डाउन कर रहे हो। आपके ऑथर ने क्या सोचा होगा, आप अगर सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को जज करोगे या पढ़ोगे तो वो उसका एक क्लियर मीनिंग या फिर एक बहुत ही सिमटा हुआ मीनिंग आपको देगा, जो कि एक गलत चीज होती है। एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि आपने रीडिंग को, उस मल्टीपल इंटरप्रिटेशन जो पॉसिबल हो सकते थे उसको आपने क्लोज कर दिया। तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। पॉइंट नंबर 2 आपसे कहता है रीजन A text is made up of multiple meanings, जो कि बिल्कुल सही है, drawn from many sources and this multiplicity is focused on the reader। ये जो multiplicity होती है वो आपके ऑथर के हाथ में नहीं, रीडर के हाथ में होती है। सपोज करिए कि हम और आप एक ही मूवी देखने जाते हैं एंड वापस आकर आपको वो मूवी बिल्कुल बकवास लगती है एंड मुझे वो मूवी बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरी अपनी पर्सनल सब्जेक्टिविटी, मेरा इस दुनिया को देखने का तरीका मुझे उस पिक्चर को लाइक करा रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो जो टॉपिक है वो बिल्कुल बकवास हो सकता है। दिस इज नोन एज सब्जेक्टिविटी, दिस इज नोन एज मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कि आपने उसी एक पिक्चर का, जिसको मैंने आपके साथ देखा, उसका अलग मतलब निकाला अपनी समझ के अकॉर्डिंग, मैंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसी मूवी का कुछ और मतलब निकाला। कहने का मतलब कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आपकी ज्यादा एम्फसाइज करती है आपके रीडर के इंटरप्रिटेशन के ऊपर एंड ना कि ऑथर के इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जो आपके मीनिंग को बहुत ही फिक्स्ड कर देता है, छोटा बना देता है, नैरो डाउन कर देता है। तो करेक्ट आपका आंसर है इसका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों ही ट्रू हैं, सही बैठ रहे हैं, तो क्यों इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है? क्योंकि
पहले वाले स्टेटमेंट में हम लोग ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप टेक्स्ट की मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करने लगते हो एंड एंड में आप बताते हो कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मीनिंग रीडर की वजह से आती है, जिसका ऑथर से कनेक्शन नहीं है। तो जबरदस्ती आपको कनेक्शन नहीं बैठाना है। जब आपके असर्शन और रीजन के बीच में बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, तभी उसका आंसर पॉइंट नंबर 1 बनता है। हेंस आपके स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड आई होप दिस इज क्लियर। December 2019 में you have been asked an extremely interesting question from the section of literary theory, जो कि आपकी feminist literary theory से पूछा गया है, जो कहता है which two of the following statements are applicable to feminist criticism। आप सभी को पता होगा कि आज के जमाने में फेमिनिज्म के मायने कुछ और हैं, एंड जब आपकी फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी या फेमिनिज्म एज अ वेव चली थी तो उसके मायने कुछ और थे। फेमिनिज्म एज अ थ्योरी बात करती है अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज बिटवीन बोथ द जेंडर्स। जो हमारे समाज ने इस जेंडर के साथ स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दिए हैं कि एक औरत को सबमिसिव होना चाहिए, उसको घर पे ही बैठकर काम करना चाहिए, इन सभी चीजों को चैलेंज करने की कोशिश की है। यहां पर लिखा है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जो कि लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि हमारी पूरी हिस्ट्री में जो निग्लेक्ट किया गया है फीमेल ऑथर्स को, हमारे कैनोनिकल हिस्ट्री से उनको बिल्कुल बाहर निकाला गया है। फीमेल्स के वर्क को कुछ भी नहीं समझा गया है कि अरे फीमेल ने लिखा है तो क्या ही लिखा होगा। उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, उनको जगह नहीं मिली है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू एंड अपने पर्सपेक्टिव को दिखाने की बिल्कुल भी एक मेल सेंट्रिक जो बोल सकते हैं कि मेल ऑथर्स को ही प्रेफर किया जाता था, उसमें उनको जगह नहीं मिली है। उसके बारे में बात करता है आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो कौन से इन चारों में से प्रॉपरली अप्लाई करेंगे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में? योर आंसर इज रेसिप्रेट द फीमेल राइटर्स इग्नोर्ड बाय द कैनन। अब मैं अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में आया है, तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड लिखा है ना रेसिप्रेट, थोड़ा बच्चों को परेशान कर देगा। तो अगर आपने फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी को पढ़ा है तो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना है। मैंने जो आपको कीवर्ड्स पढ़ाए हैं उनको याद करने की कोशिश करना कि ऐसे वर्ड्स तो आपसे पूछे जाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर आप रेसिप्रेट का मतलब होता है रिकवर करना, तो रिकवर द फीमेल राइटर्स इग्नोर्ड बाय द कैनन। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म यही कोशिश करने की कोशिश करता है कि दे वांट टू आइडेंटिफाई द फीमेल ऑथर्स जिन जो इतने अच्छे वर्क्स लिख कर गई हैं, लेकिन उनको हमारी हिस्ट्री में, हमारे कैनन में, लिटरेरी हिस्ट्री के बिल्कुल भी उनको जगह नहीं मिली हुई है, तो उनको रिकवर करना चाहता है, विच इज करेक्ट। देन मोस्टली रिजेक्ट द एसेंशियलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ये जो हमारे समाज ने हम लोग को कैटेगरीज में बांट दिया है कि तुम मेल हो, तुम फीमेल हो, ये कमा के लाएगा, तुम घर का ध्यान रखोगे, यू विल बी सबमिसिव, यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, तुम्हें अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं अपने पार्टनर की अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है, तुम्हें अगर प्रॉपर्टी के राइट्स एंड वोटिंग राइट्स नहीं भी मिलते हैं तो तुम्हारा क्या, तुम खाना बनाओ, बच्चे पालो। तो ये जो एसेंशियलाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल समाज ने बनाया है, उसको चैलेंज करने की कोशिश करती है हमारी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एंड हेंस आपका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। बाकी दो ऑप्शंस भी मैं आपको समझा दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पॉइंट नंबर बी कहता है कि फुल्ली इंडोर्स द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। क्या आपकी फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी या क्रिटिसिज्म कभी भी इंडोर्स करेगी कि हाँ, जो जेंडर के द्वारा बनाए गए हमारे रोल्स हैं वो पूरी तरीके से मस्त है और हम लोग तो घर पे बैठ के बस मजे करेंगे? तो कभी भी आपकी फेमिनिज्म इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। वेलराइज द ट्रेडिशनल कैनन अनक्रिटिकली। आपके ट्रेडिशनल कैनन में आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मेल ऑथर्स को ही बहुत ज्यादा प्रेफर एंड बहुत ही ज्यादा रेफरेंस या भगवान की तरह माना गया है कि क्या वर्क लिखे गए हैं। कभी भी आप फीमेल राइटर्स को हमारे इस कैनन में, ट्रेडिशनल कैनन में जगह पाते हुए नहीं देखेंगे। तो क्या ये लोग इस बात से सहमत होंगे, इस बात को वेलराइज करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से बी एंड सी गलत हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन से फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी भी समझ में आई होगी। अक्टूबर 2022 में आपसे पूछा गया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी, जो कि आपके सामने है इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन। आइए देखते हैं। असर्शन हम लोग से कहता है कि मार्क्सिस्ट
द मार्क्सिस्ट्स रिप्रेजेंट मार्क्सिज्म एज अ साइंटिफिक अकाउंट ऑफ सोशल चेंज, जो कि बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आप सभी लोग ने मार्क्सिज्म थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, जो कि क्लास स्ट्रगल को एंड द गैप बिटवीन द बुर्जुआ, अमीर, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी एंड द प्रोलेटेरिएट, द गरीब एंड द वर्किंग क्लास सोसाइटी के बीच का जो गैप है उसको एक साइंटिफिक लेंस से पढ़ता है एंड हम लोग के सामने दिखाता है कि क्यों ऐसा है कि आपके अमीर इंसान बुर्जुआ सोसाइटी के यहाँ हमारा प्रोलेटेरिएट काम करने जा रहा है, वो इतना काम कर रहा है, सरप्लस वैल्यू प्रोड्यूस करके दे रहा है आपके बुर्जुआ को, एंड तब भी आपका बुर्जुआ अमीर होता चला जा रहा है एंड आपका जो प्रोलेटेरिएट कॉमन पर्सन है ये नीचे गरीब ही होता चला जा रहा है। तो ये जो एक सोसाइटी का फिनोमिना है उसको साइंटिफिकली हमारे सामने लाके दिखाना कि कैसे प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एक खेल चलता रहता है आपके इन हैव्स एंड द हैव नॉट्स के बीच में, क्यों हम लोग के ऊपर ये हम ही लोग को कंट्रोल करते हैं एंड हमारी ही मेहनत का प्रॉफिट ये कमा के चले जाते हैं, लिविंग मतलब कुछ भी नहीं इन आवर हैंड्स। इस साइंटिफिकली इस चीज को इन्होंने मार्क्सिस्ट ने प्रूव किया है हम सभी के सामने, विच इज करेक्ट। दूसरा पॉइंट कहता है द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बिलीव्स दैट कल्चर इज द मिरर ऑफ सोशल लाइफ। ये बात आप सबको पता होगी कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, किस टाइप की सोसाइटी से आते हैं हम लोग, किन चीजों को प्रेफर करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, क्या रिचुअल्स हमारे घर पे फॉलो किए जाते हैं, वो सभी हमारे कल्चर का पार्ट है। हमारी सोशल लाइफ को हमारा कल्चर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन and the artist is an engineer of the human soul educating the working class। इन सभी में से जो आर्टिस्ट होता है, जो इंजीनियर होता है, वो वर्किंग क्लास को जब अपने हक और अपने पोजीशन के बारे में बताता है कि देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो एक ऐसा इंसान होता है जो वर्किंग क्लास को कॉन्शियसनेस देने की कोशिश करता है, कॉन्शियस कराता है अपने ही साथ जो उनके साथ गलत चीजें की जा रही हैं बाय द बुर्जुआ सोसाइटी। तो वो एक आर्टिस्ट की तरह होता है जो एक आईना दिखाता है आपकी वर्किंग क्लास सोसाइटी को, जिसकी वजह से आपका आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मार्च 2023 में यू हैव बीन आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया, दैट मीन्स आपने लिटरेरी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है। न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कहती है कि भैया आप हिस्ट्री को उसके लिटरेचर से कॉन्टैक्ट या कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बिना किए आप समझ ही नहीं सकते हो। दूसरी चीज कहती है कि लिटरेचर को उसकी हिस्ट्री से कनेक्ट किए हुए आप उस लिटरेचर को नहीं समझ सकते हो। तो बेसिकली न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करती है, सब्जेक्टिविटी के बारे में बात करती है कि भैया कॉन्टेक्स्ट का तो बहुत बड़ा रोल होता है आपके एक टेक्स्ट को समझने में। आपको अगर न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म थ्योरी याद आ रही होगी तो वो लोग तो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से नफरत करते हैं एंड टेक्स्ट ही टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा इस क्वेश्चन का। टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज न्यू हिस्टोरिसिज्म इज इंडेप्टेड। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी किसका कर्जदार रहेगा। भाई जो उसके जैसा सोचता है उसका ही कर्जदार रहेगा। तो मार्क्सिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो आपकी सोसाइटी के सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी सोसाइटी पे, आपके कल्चर का, आपके लिटरेचर का, इन सभी चीजों को इन कॉन्टेक्स्ट एंड इंटर रिलेशन के थ्रू देखती है। तो मार्क्सिज्म विल बी अ करेक्ट आंसर। दूसरी है हमारी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। मैंने आपको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में पढ़ाया है कि ऑथर जो आपका क्रिएटर है, जो आपका स्वामी है, उसके इंटेंशंस को पूरी तरीके से आप लोग बंद करके रीडर के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को आप लोग इंपॉर्टेंस देते हो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट से आया है, उसका बौद्धिक लेवल कौन सा है एंड किस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से वो आया है, तभी वो इस टेक्स्ट को इस तरीके से समझ पा रहा है। मतलब कि कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो ये दोनों एक करेक्ट आंसर बन जाएंगे ए एंड सी, जो कि है आपका पॉइंट नंबर 1, जो आपके मार्क्सिज्म इनके लिए इंडेप्टेड रहेगा कि क्योंकि ये दोनों ही थ्योरीज आपकी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करती है एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी की तो नींव ही आपकी कॉन्टेक्स्ट पर जुड़ी हुई है कि हिस्ट्री का काम लिटरेचर के बिना नहीं चलेगा एंड लिटरेचर को समझना है तो उसकी हिस्ट्री को आपको समझना ही पड़ेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मार्च 2023 का ये क्वेश्चन क्यूए लिटरेरी थ्योरी से पूछा गया है जो आपसे कहता है
Statement 1, human bodies like those of other living organisms are only sexed from a particular narrow perspective. हम लोग अपनी दुनिया में जिस तरीके से जानवरों को या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में बांटते हैं इनटू मेल एंड फीमेल, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ठीक उसी नैरो या फिर उसी लिमिटेड तरीके से हम लोग ह्यूमंस को भी कैटेगराइज करते हैं इनटू मेल एंड फीमेल। क्योंकि ये क्वेश्चन क्योर थ्योरी का है तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये कितना लिमिटेड तरीका है किसी भी चीज को जानने का, जहां पर आप ह्यूमंस को सिर्फ और सिर्फ उसके मेल या फिर फीमेल मतलब कि उसके सेक्स के ही बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हो, सेक्स के ही बेसिस पे कैटेगराइज करते हो, और यही एक आइडेंटिटी है एक ह्यूमन की जिसके तरीके से या जिसको यूज करके आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, जो क्यूर थ्योरीज के हिसाब से एक बहुत ही लिमिटेड तरीका हुआ किसी को सेक्स्ड करने का या फिर उसको कैटेगराइज करने का। क्योंकि आपकी क्यूर थ्योरीज के अंदर आप पढ़ते हो जहां पे ये लोग चैलेंज करते हैं नॉर्मेटिविटी को कि मेल एंड फीमेल आपका एक बहुत ही लिमिटेड तरीका है किसी भी चीज को कैटेगराइज करने का। हेट्रोसेक्सुअलिटी के तहत ये लोग बताने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ मेल एंड फीमेल ही एक ट्रेडिशनल तरीका माना गया है जिसके थ्रू आपकी इस पूरी दुनिया में, पूरे लिटरेचर में ह्यूमंस को कैटेगराइज किया जाता है, जो एक सही तरीका आपका नहीं है। Statement 2, most of the reproductions that we undertake in our lifetimes has nothing to do with sex. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है वर्ड, वो आपका बायोलॉजिकल सेक्स के तहत नहीं लिखा गया है। बायोलॉजिकल सेक्स एक वो तरीका होता है जिससे आप बच्चे पैदा करते हो, लेकिन हमारे इस पूरे जीवन काल में हम लोग के एक पूरे लाइफ टाइम में बहुत सारी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं जो एक इंसान करता है। आपके आइडियाज को पैदा करना हुआ, क्रिएटिविटी को पैदा करना हुआ, टेक्नोलॉजी को पैदा करना हुआ, पढ़ाई में अपने थिंकिंग को आगे बढ़ाना, जिससे हम लोग को पता लगता है कि आपके सेक्स का या फिर बायोलॉजिकल सेक्स का, आपके मेल या फीमेल होने की आइडेंटिटी का जीवन के इतने सारे कामों और आयामों में कोई काम नहीं है। आप एक मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इस दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो एंड आपका जितने भी वो काम है उससे आपकी आइडेंटिटी या फिर आपके सेक्स का कोई भी लेना देना नहीं है। सो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दोनों ही ट्रू हैं, जो कि आपको कहता है कि आपके ह्यूमंस को कैटेगराइज करना इनटू मेल एंड फीमेल एक बहुत ही नैरो, एक बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। दूसरा है कि आपकी दुनिया में, आपके रोजमर्रा के जीवन में जो भी आप रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते हो उसमें आपके सेक्स का मतलब कि आपके मेल या फीमेल होने का कोई भी एक तय कनेक्शन नहीं है या फिर कोई भी मतलब नहीं निकलता है, जिससे आपका आंसर निकलता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। October 2022 में you have been asked a multiple selection question from the section of post colonial literary theory, जो कि आपके सामने है। Which of the following are the premises of post colonial criticism? आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि post colonial criticism बात करता है of the after effects जो आपके कॉलोनीज के बनने के बाद या फिर colonial rule के बाद हुई थी। किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, बहुत ही सालों सालों तक राज किया एंड उल्टा हमारे ही कल्चर, हमारे ही पहनावे, हमारी ही लैंग्वेज को साइडलाइन करते हुए बहुत सारी चीजों को चेंज करने की कोशिश की। एंड ये सभी चीजें हम लोग पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म के अंदर देखते हैं, वेयर अस as Indian writers, Indian authors came forward and उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की कि एक्चुअली में हमारे भी तो सिक्के का पहलू आप जानने की कोशिश करिए कि हमारे साथ क्या हुआ। ऐसा ना हो कि बस खाली जो वेस्टर्न पीपल दुनिया को बताते रह रहे हैं कि इंडियन पीपल आर सैवेज, इलिटरेट, कोई सिस्टम नहीं इनका बना हुआ है, मेनी मोर थिंग्स, एंड वो ही दुनिया को फैला रहे हैं। तो आपके पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स आते हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड अपना पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉलोनियल एरा बताने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही बैठेगा आपके पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला आपका पॉइंट जो सही बैठेगा वो ये है कि ये रिजेक्ट करते हैं द क्लेम ऑफ यूनिवर्सलिज्म मेड इन द कैनोनिकल वेस्टर्न लिटरेचर। आपके वेस्टर्न लिटरेचर जो भी हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर इन सब में पढ़ते हैं, उसको जो यूनिवर्सली अप्लाई करने की कोशिश करते थे कि इनका ट्रेडिशन, इनके बिहेवियरिज्म, इनका मानने का तरीका, इनके जो फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली अप्लाई होंगे? क्या हमारा इंडिया
इंडियन जो रिचुअल्स हैं या फिर हमारा जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है टेक्स्ट को लिखने का, हमारा खुद की सभ्यता, हमारा खुद का समाज एंड पास्ट रहा है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपना टेक्स्ट लिखेंगे कि भाई आपके वेस्टर्न लिटरेचर की ही कॉपी मारते रहेंगे? तो इस बात को इन्होंने, इस क्लेम को कि भाई टेक्स्ट को यूनिवर्सल बना देना चाहिए, हमारे ही जैसा आपको स्टैंडर्ड का टेक्स्ट लिखना चाहिए, इसको इन्होंने फॉल्स क्लेम कर दिया कि हम लोग ये नहीं करने वाले हैं। दूसरी, it foregrounds the question of cultural difference and diversity as represented in literary text. हमारे लिटरेचर के अंदर आप कितने सारे जॉनरास, कितने सारे कल्चरल एंड सोसाइटल बैकग्राउंड से आने वाले लोग एंड उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव एंड स्टाइल से लिखे गए टेक्स्ट है, उनको ये लोग सामने रखते हैं कि सब राइटर्स एंड उनकी राइटिंग स्टाइल को एक जैसा होने की जरूरत नहीं है। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्सिटी एंड वैरायटी को, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। Point number D, it celebrates hybridity and cultural polyvalency, the same thing that I said कि coexisting and mixing of cultures को हम लोग celebrate करते हैं, and mixing of your identities and your meanings, cultural polyvalency and voices, इन सभी को हम लोग celebrate करते हैं आपके post colonial literature के अंदर। It resists any attempt at homogenization बेस्ड ऑन रेस, कल्चर एंड नेशनैलिटी। जो भी हम लोग के साथ एज ब्रिटिशर्स करने की कोशिश करते थे कि जो भी हम लोग बताते हैं मैनरिज्म्स में, कपड़ों में, एंड जो भी सिस्टम हम लोग बनाते हैं बस सबके साथ एक ही जैसा लागू होना चाहिए। भाई हर इंसान अपने अपने कल्चर, अपने अपने पहनावे, अपनी अपनी भाषा को फॉलो करना चाहता है। आप हर चीज को एक जैसा क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो? इसकी बात की है आपके पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर कि ये जो अटेम्प्ट था उनका कि भाई पूरे इंडियन कल्चर को ये लोग एक जैसा बना दे, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको ये लोग किल कर दें, इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की है। ये वर्ड आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा, इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जिसकी वजह से आपका आंसर बनता है ABDNE, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन से आपको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में भी काफी जानकारी मिली होगी। आई होप दिस इज क्लियर। सो आई होप यू लव टुडेस वीडियो। सारी थ्योरीज के क्वेश्चंस को एक ही साथ लगा के आप एक बहुत अच्छा आइडिया लेके जा रहे हो अबाउट ऑल द थ्योरीज एंड उनसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे लिटरेरी थ्योरी के कोर्स को जरूर से चेकआउट करें, बिकॉज यहाँ पे मैंने लाइन से विथ राइटर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इतने सारे क्वेश्चंस मैंने इस कोर्स में पढ़ा के रखा है। इस कोर्स के बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीजें लेक्चर बाय लेक्चर एक ही जगह पर मिल जाएगी। मेक श्योर आप मेरे बाकी सेक्शंस को भी चेकआउट करें जो ऑलरेडी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। क्वेश्चंस लगाना मत छोड़िए। आज आपने जो क्वेश्चंस लगाए वो तो आपकी पिक्चर का बस एक 2.5 मिनट का आप समझ लीजिए ट्रेलर हो गया, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिटरेरी थ्योरी से पूछे गए हैं। मेक श्योर कि आपने उनको लगा के रखा हो एंड यू आर गोइंग कॉन्फिडेंट बिफोर योर एग्जाम। डू बी अ पार्ट ऑफ माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप एंड आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। आपको यहाँ पे बहुत सारी फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिलती हैं, लिंक्स मिलते हैं, नोटिफिकेशन मिलते हैं, जो जिसकी वजह से आप टेंशन फ्री रहते हो एंड आपको एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डू लेट मी नो कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा एंड व्हाट डिड यू फील व्हाइल गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द थ्योरीज, जो आपको कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं या नहीं। सो आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।